हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो मूल्य एवं शांति शिक्षा में हम लोग महात्मा गांधी जी को पढ़ चुके हैं। उनके शैक्षिक विचार, जीवन दर्शन पढ़ लिया। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी को पढ़ लिया। आज हम महान क्रांतिकारी और योगी अरविंद घोष को पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री अरविंद जी का जन्म 15 अगस्त 1875 को कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ठीक है, अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1875 को। कहाँ हुआ था? कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री कृष्ण घन घोष था। वो कलकत्ता के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे और पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक भी थे। इनके घर में नौकर तक अंग्रेजी भाषा बोलते थे। ये जो थे अरविंद घोष, इनके घर में क्या था, जो नौकर थे वो भी अंग्रेजी भाषा बोलते थे। लेकिन डॉक्टर साहब बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे। ऐसे परिवार में श्री अरविंद का लालन पालन हुआ। श्री अरविंद गीतों के अनन्य भक्त थे और इन्होंने गीता के कर्मयोग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक व्याख्या की है। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मानव एवं दिव्य शक्ति का संयोग ही योग है। दूसरे शब्दों में, योग वह साधन है जिससे मानव दिव्य शक्ति की अनुभूति करता है। श्री अरविंद मानव के योग द्वारा आत्मतत्व की अनुभूति कर ब्रह्म में लीन होने का उपदेश नहीं देते थे। वे तो इसके द्वारा संपूर्ण मानव जाति को अज्ञान, अंधकार, मृत्यु, प्रकाश, अमृत की ओर से जाना चाहते थे। ठीक है, इसलिए इनकी विचारधारा को सर्वांग योग दर्शन कहा जाता है। किनकी जो है विचारधारा को सर्वांग योग दर्शन कहा जाता है? तो अरविंद घोष के विचारधारा को सर्वांग योग दर्शन कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अरविंद जी की कुछ कृतियां हैं, जैसे अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, श्री अरविंद और मदर ऑन एजुकेशन, द ह्यूमन साइकिल, आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द लाइफ डिवाइन, एसेट्स ऑन गीता, ऑन द वेदास, 8 उपनिषद। ये अरविंद जी की कुछ कृतियां हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अरविंद का जीवन दर्शन पर थोड़ी नजर डालते हैं। देखिए, श्री अरविंद का दर्शन श्रेयवादी यानी कि एग्नोस्टिक है। वे विकास में विश्वास करते हैं। उनके अकॉर्डिंग विकास का लक्ष्य है जगत में व्याप्त दिव्य शक्ति का प्रगतिशील बोध। उनके विचार से इस विश्व के सब विकासशील प्राणियों का एक ही प्रयोजन और लक्ष्य है, पूर्ण एवं अखंड चेतना की प्राप्ति। चेतना के विकास क्रम की 2 विशेषताएं हैं। पहली, पदार्थ, प्राण, मन और बुद्धि का अस्तित्व अलग अलग नहीं है, बल्कि हर एक अनुवर्ती स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से जुड़ा हुआ है। दूसरी, हर एक उच्च स्तर पर पहुंचकर विकसित चेतना अपने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती स्तरों को अपने ढंग और अपने नियमों के अकॉर्डिंग प्रभावित करती है। प्राणी पदार्थ से कार्य करता है क्योंकि जड़ पदार्थ के समान वह कठोर यांत्रिक नियमों से शासित नहीं होता है। श्री अरविंद का कथन है कि विकास की यह प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और विकास क्रम में चेतना की ऐसी स्थिति अवश्य आएगी जिससे वे अति मानसिक स्तर कहते हैं। इस स्तर पर पहुंच जाने पर भूमि पर एक नवीन चेतना, एक नवीन जाति का उदय होगा। और उनका कहना है कि चट्टानों और खनिजों से वनस्पति उत्पन्न हुई है, वनस्पति से पशु की उत्पत्ति हुई है और इसी प्रकार से पशु से मानव का विकास हुआ और मानव से अति मानव का विकास होना अवश्यंभावी है। यदि मनुष्य किसी प्रकार की इस अति मानसिक स्तर की चेतना को ग्रहण या प्राप्त कर लेता है तो अज्ञान का नाश हो जाता है और फिर केवल ज्ञान या प्रकाश ही रह जाता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारे सामने, श्री अरविंद का शैक्षिक सिद्धांत। देखिए,
श्री अरविंद एक दार्शनिक के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और परंतु अपने दार्शनिक सिद्धांतों को मनुष्य जीवन में उतारने के लिए इन्हें एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता अनुभव हुई। उधर सबके ध्यान के लिए भी तत्कालीन शिक्षा उपयुक्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की। इनके शिक्षा संबंधी ये विचार मुख्य रूप से इनकी दो पुस्तकें, एक तो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ऑफ एजुकेशन में प्रकट हुए हैं। यहाँ उनका सार संक्षेप प्रस्तुत है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए, शिक्षा का संप्रत्यय देखिए, चलिए इसको समझते हैं। श्री अरविंद का विश्वास था कि मनुष्य हत्या और प्राण की अवस्था को पार कर मानस की स्थिति में होता है। जन्म के बाद उसे अतिमानस की अवस्था, उस अतिमानस की अवस्था, ओके दिस इज द रिपीटेड, उसे आनंद, आनंद से चित्त और चित्त से सत की अवस्था तक पहुंचाना होता है। अब यदि हम उसे इस विकास की ओर अग्रसर करना चाहें तो हमें उसे ऐसी शिक्षा देनी होगी कि वह अपने हृदय, प्राण एवं मानस स्वरूप को जाने और उससे आगे के स्वरूप एवं उनकी ओर बढ़ने की विधियों को जान पाए। श्री अरविंद के अनुसार यह सब कार्य शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। एक ऐसी शिक्षा द्वारा जो मनुष्य का भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक और आध्यात्मिक विकास करे। ऐसी शिक्षा को ये संपूर्ण शिक्षा कहते थे और इनके शब्दों में शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है और उसमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को जागृत करती है। अब देखिए नेक्स्ट वन इज शिक्षा का उद्देश्य। अरविंद जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य है मनुष्य को उसके अपने विकास क्रम, आध्यात्मिकता का स्पष्ट ज्ञान कराना और दूसरा कार्य है उसमें सत तक पहुंचने की शक्ति का विकास करना। नंबर एक, भौतिक विकास का उद्देश्य इस जगत एवं मानव विकास का प्रथम सोपान है। जो मानव है वह विकास का क्या है? प्रथम सोपान है। श्री अरविंद शिक्षा द्वारा मनुष्य को सर्वप्रथम पंच महाभूतों से बने इस वस्तु जगत एवं उसके स्वयं के भौतिक स्वरूप के ज्ञान करा देना चाहते थे कि व्यक्ति जिन पंच तत्वों से बना हुआ है पहले उसे उनका ज्ञान होना आवश्यक है और उसे अपने शरीर की रक्षा एवं विकास की क्रियाओं में प्रशिक्षित करा देना चाहते थे। अतः शिक्षा द्वारा उसे किसी व्यवसाय अथवा उद्योग का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। श्री अरविंद यह भी जानते थे कि मनुष्य अपने इस भौतिक जीवन को समाज में रह करके जीता है, इसलिए ये उसके सामाजिक विकास पर भी बल देते हैं और इन सबको मनुष्य के भौतिक विकास के अंतर्गत रखते थे। नेक्स्ट वन इज प्राणिक विकास का उद्देश्य। प्राण का अर्थ उस शक्ति से है जिसके कारण जगत में परिवर्तन होता है। इनके अनुसार मनुष्य की प्राण शक्ति को सही दिशा में लगाने के लिए भी आवश्यक है कि उसका नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जाए और उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाया जाए। नेक्स्ट वन इज भौतिक विकास का उद्देश्य देखिए। मानस अर्थात मन मनुष्य के विकास क्रम का तीसरा सोपान है। अतः शिक्षा द्वारा मनुष्य का मानसिक विकास करना चाहिए। मन की शिक्षा के लिए 5 अंग होते हैं। कौन कौन से? एकाग्रता की शक्ति को जागृत करना, मन की व्यापकता एवं समृद्धता बढ़ाना, उच्चतम लक्ष्य की ओर समस्त विचारों को संगठित करना। नेक्स्ट वन इज अंतरात्मिक विकास का उद्देश्य। श्री अरविंद ने इसके 4 स्तंभ बताए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 चित्त, बुद्धि, मन और अंतर्ज्ञान। ये 4 स्तंभ हैं। इनका अनुभव था कि इस स्तर पर पहुंच करके मनुष्य जो है वो बिना ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किए सब कुछ समझ लेता है और इस विकास के लिए भी श्री अरविंद ने योग विधि को आवश्यक माना हुआ है। 5th वन है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। श्री अरविंद के अकॉर्डिंग आनंद वह स्थिति है जिसमें मनुष्य सुख दुख की अनुभूति ही नहीं करता। चित्त वह चेतना शक्ति है
जिससे मनुष्य अपने जगत के और सत्य के स्वरूप को जानता है और सत्य अस्तित्व का नाम है। इन स्तरों पर पहुंचने के लिए श्री अरविंद ने कर्मयोग एवं ध्यान योग का साधन बताया हुआ है कि कर्मयोग और साधन योग के माध्यम से आप इनको पा सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने सिलेबस को यानी कि पाठ्यक्रम को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। श्री अरविंद ने शिक्षा के 5 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से 5? नंबर 1 तो भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक और आध्यात्मिक विकास बताए हुए हैं। भौतिक विकास के लिए ये पाश्चात्य विज्ञान एवं तकनीकी को आवश्यक समझते थे, इसलिए इन्होंने उसे भी पाठ्यचर्या में स्थान दिया है। परंतु इसका स्पष्टीकरण था कि उससे भी अधिक महत्व की वस्तु है हमारी संस्कृति, जो योग की संस्कृति है। उसके अभाव में हम पाश्चात्य भौतिक विज्ञान का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। भौतिक विषय में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? मातृभाषा एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित विज्ञान, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि उद्योग, वाणिज्य और कला, ये हमारे भौतिक विषय हो गए। भौतिक क्रियाओं में जैसे खेलकूद हो गया, व्यायाम हो गया, उत्पादन, कार्य, शिल्प, ये हमारी भौतिक क्रियाओं में आ जाता है। आध्यात्मिक विषय जैसे वेद, उपनिषद, गीता, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, विभिन्न देशों के धर्म दर्शन, ये इनके अकॉर्डिंग आध्यात्मिक विषय, इन्होंने इन पर जोर दिया। आध्यात्मिक क्रियाएं करने के लिए जैसे भजन, कीर्तन, ध्यान और योग हो गया। परंतु इन सब विषयों का अध्ययन एवं क्रियाओं का प्रशिक्षण एक दिन में नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। श्री अरविंद आश्रम में उसे निम्नलिखित क्रम में रखा गया है। कुछ स्तर बता दिए गए, जैसे प्राथमिक स्तर में मातृभाषा हो जाएगी, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, चित्रकला, खेलकूद, व्यायाम, बागवानी, भजन, कीर्तन, ये हमारे प्राथमिक स्तर में आ जाते हैं। उसके बाद माध्यमिक स्तर आता है। अब माध्यमिक स्तर में किन किन चीजों को रखा जाएगा? मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, चित्रकला और खेलकूद, व्यायाम, बागवानी, कृषि एवं अन्य शिल्प, भजन, कीर्तन, ध्यान और योग, ये माध्यमिक स्तर में आ गए। उच्च स्तर में किन किन चीजों को रखा इन्होंने? अंग्रेजी, साहित्य, फ्रेंच साहित्य, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, सभ्यता का इतिहास, जीवन का विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन, भजन, कीर्तन आदि, ये इन्होंने स्तर बताए जिनमें इन्होंने अलग अलग करके सब्जेक्ट्स को रखा हुआ है। ये उच्च स्तर था हमारा। अब इनकी शिक्षण विधियां देखिए। शिक्षण विधियों में क्या है? देखिए, श्री अरविंद विकास सिद्धांत में विश्वास करते थे। इनके अनुसार विकास के 7 सोपान होते हैं। नंबर 1 सत्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त और सत। ठीक है, ये इनके क्या है? 7 सोपान है। मनुष्य इनमें से तीसरे सोपान पर होता है। यहाँ पे ये क्या है? इनमें तीसरा सोपान है जहाँ मनुष्य होता है। उसे अतिमानस, आनंद, चित्त और सत, इस दिशा में बढ़ने के लिए उसे किस ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी ये 3 तत्व आवश्यक होते हैं। और सामान्य ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने के लिए भी ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो इस प्रकार एक और तो ये बच्चे की शिक्षा का विधान उसकी भौतिक शक्तियों के बेस पे करने की बात करते हैं, और दूसरी ओर उसके लिए योग की क्रिया के महत्व को स्वीकार करते हैं। यह तभी संभव है जब शिक्षण रुचिकर हो। इसके लिए ये प्राथमिक स्तर पर कहानी विधि का प्रयोग करने की बात करते थे कि प्राथमिक स्तर पर कहानी विधि का यूज किया जाए, जिसको बालक सुन करके और उसमें इंटरेस्ट लेकर के समझ पाए उसको। ये पाठ्यपुस्तक प्रणाली के भी समर्थक थे कि जो पाठ्यपुस्तक प्रणाली है वो भी ठीक है, पर इस संबंध में इनका यह कहना था कि पहले बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए तैयार किया जाना चाहिए और फिर उन्हें पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना चाहिए। खुद के जब बालक खुद अध्ययन करता है, जब खुद अध्ययन करने की विधि को अपनाता है, तो उस समय भी इस बात पर ध्यान देने के लिए कहते थे। इनके शिक्षण संबंधी विचारों का विश्लेषण करने पर हम कुछ तथ्य देखते हैं। क्या तथ्य हैं, उन पर नजर डालते हैं। देखिए,
शिक्षण करते समय बच्चों को शारीरिक और मानसिक क्षमता तथा अपनी रुचियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शिक्षण करते बच्चे को अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता, बालक के अंदर कितनी शारीरिक क्षमता है, कितनी मानसिक क्षमता है, उसका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है, इस बात का विशेष ध्यान रखना बनता है। रटने के स्थान पर समझने बल, बच्चे को रट्टू तोता ना बनाइए कि वह रटने पर ही फोकस करे, बल्कि जिन चीज़ों को वो पढ़े उसको डीपली वो समझ पाए। बच्चों को एक्टिविटी करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, क्योंकि बालक एक्टिविटी करके भी बेहतर सीख पाता है ना। बच्चों के चित्तवृत्तियों के निरोध, चिंतन मनन की क्रिया में प्रशिक्षित करते चलना चाहिए। बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्हें अपने कार्य करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। बच्चे को ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए, है ना। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, जैसा कि हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि बालक की जो मातृभाषा उसको जो सिखाने का जो माध्यम हो मातृभाषा होना चाहिए। बालक जो है मातृभाषा में ज़्यादा बेहतर सीख पाता है। हर स्तर पर बच्चों के सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़ते हैं, अनुशासन की बात करते हैं। अरविंद घोष जी, श्री अरविंद की दृष्टि से स्वेच्छा से कर्तव्य पालन करना ही अनुशासन, यानी कि अपने खुद की इच्छा से अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वही अनुशासन है। अगर हम डंडे के दबाव से, चोट के दबाव से अनुशासन में रहते हैं तो फिर ये प्रॉपर तरीके से अनुशासन नहीं है। इनके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुशासन का बड़ा महत्व है। इनके अनुसार प्रत्येक शिक्षक का यह उत्तरदायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह बच्चों के मन में ऐसी भावना भरे कि वे अच्छाई की ओर अग्रसर हों, नैतिकता का पालन करें और अपने अध्ययन में क्या हो, कंसंट्रेशन लाएं। इनके विचार के अनुसार शिक्षक को बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। कठोरता से वास्तविकता अनुशासन की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इनके अनुसार शिक्षकों को बच्चों के सामने आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों के सामने अपना आदर्श आचरण प्रस्तुत करें, क्योंकि बच्चा जो होता है वो टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार की आप कपड़े पहनेंगे, पोशाक पहनेंगे और जैसे आपके चाल चलन होंगे, आचार विचार होंगे, बच्चे उनको क्या करता है, अडॉप्ट करता है, सीखता है, क्योंकि बच्चा टीचर को ही अपना रोल मॉडल मानता है मोस्टली। शिक्षक के बारे में अरविंद जी के क्या विचार हैं? इनके अनुसार शिक्षक ना तो बच्चों को ज्ञान देता है और ना ही उनके अंदर के ज्ञान को विकसित करता है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा अरविंद जी कहते हैं कि जो शिक्षक है वो बच्चों को ज्ञान, ना तो बच्चों को ज्ञान देता है और ना तो उनके अंदर के ज्ञान को वो विकसित करता है, बल्कि बच्चों की इस बात में सहायता करता है कि वे स्वयं ज्ञान को प्राप्त करें। क्योंकि भाई बात सही है, हम लोग बच्चों को रास्ता ही दिखाते हैं, है ना। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना, एक रास्ता मैं बता रहा हूँ, और अपने अंदर के ज्ञान को विकसित करें। यह कार्य वही शिक्षक कर सकता है जिसे शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या दोनों का पूरा पूरा ज्ञान होगा। श्री अरविंद के अनुसार एक अध्यापक को व्यक्ति की आत्मा को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। यानी कि अरविंद जी कहते हैं कि एक अध्यापक को व्यक्ति की आत्मा को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसे अध्यात्म विषय का स्पष्ट ज्ञान हो और जो योग क्रिया में भी प्रशिक्षित हो, वेल ट्रेंड होना चाहिए। शिक्षार्थी के बारे में क्या कहते हैं अरविंद जी? इनके अनुसार प्रत्येक बालक कुछ सामान्य शक्तियां और कुछ विशिष्ट योग्यताएं या फिर प्रतिभाएं लेकर के जन्म लेता है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा अलग टैलेंट होता है जो दूसरे में नहीं होता। जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। बच्चों की शिक्षा का विधान उनकी इन शक्तियों के आधार पर ही करना चाहिए। श्री अरविंद शिक्षार्थी से यही अपेक्षा करते थे। इनके अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात पर जोर दिया है, और सत्य ज्ञान की खोज के लिए साधना करनी चाहिए। ये जानते थे कि बालक के विकास में उसके पर्यावरण का बड़ा हाथ रहता है। ये बच्चों को उच्च पर्यावरण में रखना चाहते थे, है ना। जो हम लोग बाकी में पढ़ाता हूँ उसमें बताता रहता हूँ, बालक में क्या है, उसके पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विद्यालय के बारे में क्या कहते हैं अरविंद जी? श्री अरविंद के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को बच्चों के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास में सहायक होना चाहिए। यह मनुष्य के भौतिक विकास के लिए विद्यालयों में संसार की सभी श्रेष्ठ भाषाओं, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान आदि की शिक्षा का प्रबंध करने और आध्यात्मिक विकास के लिए बच्चों को श्रम करने,
कर्तव्य पालन करने, मानव सेवा करने और ध्यान करने के अवसर पर बल देते थे। इनके अनुसार विद्यालयों में सभी बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार प्रवेश के समान अवसर दिए जाने चाहिए और उन्हें अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति के अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इनके द्वारा स्थापित श्री अरविंद आश्रम का श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र इसी प्रकार का शिक्षा केंद्र है। श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र एक आवासीय सह शिक्षा संस्था है। इसमें शिशु शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान तक की व्यवस्था है, परंतु कुछ अपने प्रकार की भी व्यवस्था इसमें बनाई गई है। जैसे शिशु विहार, जिसे हम किंडरगार्टन कहते हैं ना, जहाँ 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बालक पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम इनका 3 वर्ष का होता है। अभिन्न यानी कि आवनी प्राथमिक स्तर, आयु 6 से 8 वर्ष, पाठ्यक्रम 3 वर्ष इसका भी है। प्रगति यानी प्रोगे उच्च प्राथमिक स्तर, यहाँ पे 9 से 11 वर्ष तक, यानी कि इनका भी पाठ्यक्रम 3 वर्ष का ही है। पूर्णता की ओर अनाबा बैरला पैरफेक्सियो माध्यमिक स्तर, आयु इनकी 12 से 17 वर्ष, पाठ्यक्रम इनका 6 वर्ष का होता है। उच्चचर्या यानी कि हायर कोर्स 18 से 20 वर्ष, पाठ्यक्रम यहाँ भी इनका 3 वर्ष रखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं विशेष की तरफ। आज का ये लास्ट पॉइंट होगा, शायद विशेष के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए विशेष, यहाँ शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य है दिव्य शरीर की प्राप्ति। यहाँ पे शिक्षा का जो सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? दिव्य शरीर की प्राप्ति। इसके लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर शारीरिक शिक्षा, व्यायाम एवं विभिन्न प्रकार के खेलकूदों में भाग लेना अनिवार्य होता है, परंतु छात्र छात्राएं अपनी क्षमता और पसंद के खेलकूद चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो खेल सकते हैं। यहाँ शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है अनंत की शक्ति की प्राप्ति। इसके लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान योग अनिवार्य है। यहाँ प्रथम 3 स्तरों पर शिक्षा का माध्यम फ्रेंच भाषा है और अंतिम 2 स्तरों पर फ्रेंच और अंग्रेजी 2 भाषाएं हैं। और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ शिक्षा की मुक्त प्रणाली है और यहाँ किसी भी स्तर के छात्रों के किसी प्रकार के बंधन में नहीं रखा जाता है। उन्हें अध्ययन, विषयों एवं खेलकूद आदि क्रियाओं के चयन और उनको अपनी गति से सीखने एवं करने की पूरी छूट है। उच्च शिक्षा स्तर पर जो छात्र छात्राएं यहाँ उपलब्ध अध्ययन सुविधाओं में से किसी एक अथवा जितने चाहें उतने विषयों का अध्ययन कर सकते हैं और अपनी गति से कर सकते हैं, इसे ही शिक्षा की मुक्त प्रणाली नाम दिया गया है। आज का लास्ट पॉइंट है, यहाँ किसी स्तर पर किसी भी प्रकार की परीक्षाएं नहीं होती हैं। शिक्षकों की संस्तुति पर ही छात्र छात्राओं को आगे के अध्ययन में प्रवेश दिया जाता है। यहाँ कोई पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद किसी प्रकार का प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाता है। सो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके जाएंगे आप। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।